गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सारे लोग ठीक हो? मस्त। चलिए आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, आज मेरा थर्ड लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, और उसमें हम लोग मेटाबोलाइट्स से रिलेटेड बात करेंगे। मेटाबोलाइट्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हम लोग जो बायोमोलिक्यूल्स में बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इस सब से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड थोड़ा सा और बात करें। तो बच्चों हम लोग जो बात करने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेनली इसी पे फोकस रहेगा मेरा आज का क्लास जो है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होता है और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? तो हम लोग जो बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, तो क्या है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल की हम लोग जो बात करते हैं, किसी भी लिविंग सेल से अगर आप आइसोलेट करोगे तो हजारों कंपाउंड निकल के आ जाएगा। कोई भी लिविंग सेल से अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या है कि हजारों कंपाउंड आपको निकल के आ जाए, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, जिसमें कुछ जो कंपाउंड होता है छोटा साइज का होगा और कुछ जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? बड़ा साइज का होगा। तो हजारों जो कंपाउंड एक सेल से निकल के आ गया, लिविंग से निकल के आ गया, तो उसका हम लोग को क्या करना है? उसका केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, कैसे सिंथेसाइज किया, ये सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग एक लिस्ट बनाए बायोमोलिक्यूल्स का, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, जिसमें एमिनो एसिड मिलेगा, आपको शुगर मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, नहीं लिपिड सब मिल जाएगा। और एमिनो एसिड से बना हुआ जो प्रोटीन है, तो हजारों टाइप का प्रोटीन हमारे बॉडी में मिल जाएगा। डीएनए में भी जो बात करेंगे तो डीएनए आरएनए, तो डीएनए में भी अलग अलग टाइप का पॉलीमर आपको मिल जाएगा। लिपिड ढेर तरह का मिल जाएगा। तो ये क्या है कि अगर लिस्ट किया जाए, अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले को लिस्ट करें, तो यहाँ पे हजारों कंपाउंड जो आपको मिल जाएगा बच्चों, एक लिविंग के अंदर, एक सेल के अंदर। तो बायोमोलिक्यूल्स की जो बात करते हैं हम लोग, तो जितना भी बायोमोलिक्यूल्स है वो सब का सब क्या होता है? मेटाबोलाइट्स ही तो है। यही रीजन है, फॉर दिस रीजन बायोमोलिक्यूल्स आल्सो कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबोलाइट्स। कि हजारों कंपाउंड आपको बायोमोलिक्यूल्स में देखने को बच्चों मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें एनिमल टिश्यू का, नहीं, एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि ऑल कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट या मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट। एनिमल में अगर हम लोग बात करें तो इन एनिमल टिश्यू ऑल कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जितना भी कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल्स का मिल जाए। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है हम लोग सोच रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मेटाबोलाइट्स क्या है? व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? ये जो मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं, आखिर ये मेटाबोलाइट है क्या? नहीं, उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में आ जाता है। मेटाबोलाइट्स की जो हम लोग बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो सिंथेसाइज होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करता है, नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबोलाइट्स। फिर अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर मेटाबोलाइट्स का फंक्शन क्या है? मेटाबोलाइट्स जो है, नहीं, ये काम क्या करेगा? तो बच्चों मेटाबोलाइट्स के फंक्शन में अगर हम लोग बात करें, फंक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स, तो इसके फंक्शन में क्या हो जाता है? पहला मेटाबोलाइट्स का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेटाबोलाइट सब क्या करेगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म का। नहीं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हम लोग जब जन्मे थे तो बहुत छोटे थे और आज इतने बड़े हो गए। तो ये क्या हो गया? ग्रोथ और डेवलपमेंट। इवन और बैक जा सकते हो आप, जब बाबूजी का स्पर्म और माँ का ओवा जब आपस में मिला था, तो जो जाइगोट बना था, तो जाइगोट क्या था?
ये बहुत ही छोटा था, बोले तो सिंगल सेल के थे, माइक्रोस्कोप से भी ढूंढने में हालत खराब हो जाता हम लोगों को, सोचिए कितने छोटे थे। और यही मेटाबोलाइट्स है जिसके कारण, यही मेटाबोलाइट्स है जो यूज होता गया हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में, हमारे ऑर्गन में, जिसके कारण आज इतने बड़े तक हो गए। नहीं, स्पेसिफिक फंक्शन होता है मेटाबोलाइट्स का। ये क्या काम करेगा? तो मेटाबोलाइट्स जो है डिफेंस करने का भी काम करता है, डिफेंस अगेंस्ट, नहीं हार्बिवोरी। यहाँ पे जो बात करें तो एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो करता ही है, और स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें तो डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है। अब क्वेश्चन है कि ये जो है मेटाबोलाइट्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट, कि किस किस टाइप का मेटाबोलाइट्स है, बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स की बात करें तो बच्चों जो हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबोलाइट्स का, मेटाबोलाइट्स में जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो इसको दो भाग में बांट दिया जाता है। मेटाबोलाइट्स को दो भाग में बांटा जाता है। कौन सा दो भाग? पहला जो बांटा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी, और दूसरा जो बांटा जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहला प्राइमरी है और दूसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या आएगा? तो सुक्रोज प्राइमरी में आता है। सुक्रोज के बाद स्टार्च की बात करो, प्राइमरी में आएगा। सेलुलोज प्राइमरी में आएगा। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। आरएनए की अगर हम लोग बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी प्राइमरी के अंतर्गत ही आएगा। और हम लोग जो बात करें पिगमेंट, पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, ये सब की जो हम लोग बात करते हैं, जो प्लांट में पिगमेंटेशन की बात करते हैं, ये भी क्या आएगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो क्या करेगा मेडिकल एग्जाम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, चार ऑप्शन बना के दे देगा। इनमें से कौन सा सेकेंडरी है, ये ऑप्शन बना के दे देगा। तो हम लोग जो बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया और क्लोरोफिल, ये सब किस में आता है? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आता है बच्चों। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हम लोग इसकी बात करते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी की हम लोग बात करें, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्केलॉइड्स किस में आएगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत। इसी में जो बात करें दूसरा टार्पेनोइड्स, नहीं फिनोलिक कंपाउंड सब जो आता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आता है। हम लोग को बारी बारी से देखना है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो हम लोग बात करते हैं। नहीं, ये बारी बारी से देखेंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या होगा। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की जो हम लोग बात करते हैं, ये जो हेडिंग छोटा सा दिख रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वैसा मेटाबोलाइट्स है, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये इसका क्या फंक्शन है? नॉर्मल ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करता है। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट हेल्प करेगा आपको ग्रोथ में, हेल्प करेगा आपको डेवलपमेंट में, हेल्प करेगा आपका नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या करता है? हेल्प करता है बच्चों। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसमें हेल्प करेगा। जो दूसरा वाला है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हम लोग बात करते हैं। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिख रहे हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए जिसका यूज होता है। इसमें खास बात है कि दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बोला जाता है कि डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो सब हम लोग किस में रख देते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंतर्गत रख देते हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हम लोग बात करते हैं। बच्चों प्लांट की जो हम लोग बात करते हैं, प्लांट, तो प्लांट हो गया, फंगल हो गया या फंजाई जिसको हम लोग बोल देते हैं, या माइक्रोबियल सेल है।
उसमें भी आपको हजारों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपको देखने को मिल जाएगा। प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल सेल, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नहीं, तो उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारा कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें इसमें, एग्जाम्पल, तो जो एग्जाम्पल सब आएगा इसमें एल्केलॉइड्स आएगा, फ्लेवेनॉइड्स आ जाएगा, प्लांट पे रबर है, एसेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक होता है, बहुत सारा कलर कंपाउंड, पिगमेंटेड, नहीं, गम हो सकता है, और भी ढेरों कंपाउंड हो सकता है कि जो कि दिखने को मिलता है प्राइमरी के अलावा जो होता है। जैसे एल्केलॉइड्स के जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या एल्केलॉइड्स सब दिख रहा है यहाँ पे, जो मेडिसिन सिरप इस सब की बात करते हैं हम लोग, नहीं एल्केलॉइड्स। और एल्केलॉइड्स के बाद जो हम लोग बात करें इसी में ये सब जो दिख रहा है, और भी अगर आपको देखना है तो ये सब देखिए, ये सब एल्केलॉइड सब में ही आता है, बहुत सारा मेडिसिन में यूज होता है, ऑयल में यूज होता है, नहीं रबर में यूज होता है। तो ये सब किस में आ जाता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ये बहुत सारा है जो कलर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, परफ्यूम ये सब बनाने में भी हेल्प करता है, नहीं तो ये सब जो है ये ढेर सारा प्रोडक्ट यहाँ पे है जो आपको दिख रहा है प्लांट का प्रोडक्ट। इसमें से अगर हम लोग बात करें कि कुछ सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स होता है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर, अब इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन सा है, तो चलिए टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसके देखते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आएगा। अगर टेबुलर फॉर्म में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बनाए टेबुलर फॉर्म, तो देखिए, तो टेबल बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए पिगमेंट, पिगमेंट की जो बात करें तो कैरोटीनॉइड आता है, एंथोसाइनिन आता है। कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन ये दोनों पिगमेंट आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा, दोनों का अच्छा रोल है, नहीं तो ये पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है। अगर हम लोग बात करें एल्कोलॉइड्स में, तो एल्कोलॉइड्स में क्या आएगा, मॉर्फिन आता है, नहीं कोडेन आता है, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, एल्कोलॉइड्स के अंतर्गत आता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें टार्पेनोइड्स का, तो टार्पेनोइड्स में क्या आ जाएगा, मोनोटार्पेनिस आता है, डाई टार्पेनिस आ जाता है, तो ये सब टार्पेनोइड के अंतर्गत आता है। एसेंशियल ऑयल में अगर हम लोग बात करें तो इसमें लेमन ग्रास आ जाएगा, लेमन ग्रास ऑयल जो होता है वो एसेंशियल ऑयल में। टॉक्सिन की अगर हम लोग बात करें तो एब्रिन आ जाएगा, नहीं रिसिन आ जाएगा, ये सब टॉक्सिन में आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है सारा। लेसिथिन में अगर हम लोग बात करें तो लेसिथिन में क्या आ जाएगा, कॉनिकेन एब्लिन ए, नहीं लेसिथिन में आ जाएगा। अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में भिनब्लास्टिन और करक्यूमिन, करक्यूमिन जो होता है ये हल्दी में हम लोग को मिलता है, एंटी कैंसरस होता है। भिनब्लास्टिन भी एंटी कैंसरस है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है बच्चों, तो ये ड्रग में आ जाएगा, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। पॉलीमेरिक सबस्टांस में अगर बात किया जाए, पॉलीमेरिक सबस्टांस में क्या आएगा, रबर आ जाएगा, गम आ जाएगा, सेलुलोज, ये सब क्या पॉलीमेरिक सबस्टांस में आ जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बच्चों ढेर सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है यूजफुल होता है ह्यूमन वेलफेयर में। आज के डेट में हम लोग ढेरों ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ढेर सारा में रबर हो गया, रबर, ड्रग, नहीं स्पाइस, सेंट, पिगमेंट, ये सब क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आता है जिसका आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, इकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस रखेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। जैसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जो हम लोग बात करें प्लांट अगेंस्ट माइक्रोबियल या इंसेक्ट का अटैक से जो बचाने का काम करता है, तो प्लांट को, तो ये कौन करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो इसको प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है माइक्रोबियल अटैक। हम लोग जो बात कर रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल में जरा सा आते हैं, मेटाबोलाइट्स के बाद हम लोग किस में आएंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो क्वेश्चन ये उठ के आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल में कि व्हाट आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, कि बायो में मैक्रोमोलिक्यूल की जो बात कर रहा है, गौर से देखिए स्पेलिंग में MACRO लिखा है, क्या लिखा हुआ है, MACRO मतलब बड़ा मोलिक्यूल की ये बात कर रहा है। MICRO माइक्रो मतलब होता है छोटा और MACRO मैक्रो मतलब होता है बड़ा। वैसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, नहीं तो कितना ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट तो कुछ भी हो सकता है,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल में हम लोग किसको रखेंगे, वैसा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो। कितना ज़्यादा, 1000 डाल्टन से ऊपर हो, तो उसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंतर्गत रख लेते हैं। अगर 1000 डाल्टन से ऊपर वाले जो भी है उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। और ज़्यादातर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल मिलता है वो कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट लेक्चर जो है, तो उसमें बताया था कि टिश्यू को अगर क्रश करने के बाद फिल्टर कीजिएगा तो एक सोलेबल मिलेगा और एक इनसॉल्युबल वाला पार्ट मिलेगा। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल सब है, बड़ा मॉलिक्यूल सब जो है, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा। और मैक्रोमोलिक्यूल में जो देखा गया तो ज़्यादातर क्या देखा गया, तो इसमें जो हम लोग बात करें मैक्रोमोलिक्यूल के अंतर्गत, तो इसमें प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा और लिपिड। ये सब किस में आता है, ये सब किस में आता है, मैक्रोमोलिक्यूल। 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, पॉलीसेकेराइड है और लिपिड। और मैं क्या बोला, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत मिलेगा। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में है, तो ये जो हेडिंग दिख रहा है, ये आखिर मैक्रोमोलिक्यूल क्या है या बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है। बायो बोले तो लिविंग, लिविंग का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया क्या कि मैक्रोमोलिक्यूल जब भी बात करेंगे तो 1000 डाल्टन से ऊपर वाला मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा हो। और यहाँ क्या लिखा, माइक्रोमोलिक्यूल MICRO। स्पेलिंग में अगर देखिए, सुनने में दोनों माइक्रो और मैक्रो एक जैसा लगता है। तो मैक्रो MA और माइक्रो MI। MICRO मतलब छोटा और MACRO मतलब बड़ा। मैक्रोमोलिक्यूल बोले जब 1000 डाल्टन से ऊपर का कहानी होगा तब। और माइक्रोमोलिक्यूल की जो हम लोग बात करते हैं, ये भी बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत ही आता है। जब लेस देन 1000 डाल्टन से नीचे जब मोलिकुलर वेट होगा तो उसको माइक्रो के अंतर्गत रखा जाता है। और माइक्रो वाला जो होता है, छोटा वाला, ज़्यादातर देखा गया एसिड सोलेबल फ्रैक्शन होता है। ज़्यादातर जो छोटा वाला होता है वो कैसा होता है, एसिड में आसानी से घुल जाता है। यही रीज़न है कि जो बायोमोलिक्यूल्स है इसको कैटेगराइज किया गया है, एक माइक्रो में और दूसरा मैक्रो के अंतर्गत। बायोमोलिक्यूल्स को 2 भाग में बांटा है, माइक्रो MICRO जब 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट होगा तो माइक्रो, और MACRO मैक्रो जब 1000 से ज़्यादा होगा तो उसमें हम लोग क्या रखेंगे, माइक्रो मोलिक्यूल। तो 2 कैटेगरी में बांट दिया। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो बात करें तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। इसको हम लोग पॉलीमेरिक सबस्टांस भी बोल सकते हैं। पॉलीमेरिक सबस्टांस जो पॉलीमर बनाने का काम करता है। ज़्यादातर जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो किस में आता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा और वो पॉलीमेरिक सबस्टांस होता है। लेकिन आपको बता दूं लिपिड के बारे में कि लिपिड जो होता है इसके बारे में बोला जाता है स्ट्रिक्टली नॉट पॉलीमर, मतलब लिपिड पॉलीमर नहीं बनाता, लिपिड का पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। तो लिपिड को अगर छोड़ दीजिए तो मैंने जो बताया था आपको, प्रोटीन हो गया, आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपको न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर बनाने का काम करता है। नहीं, लिपिड के बारे में जो मैंने बताया तो लिपिड वो क्या नहीं है, एक्सेप्ट लिपिड जो आपको लिखा हुआ है तो उसमें बताएंगे कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में तो होता है लेकिन लिपिड का पॉलीमराइजेशन नहीं होता। नहीं, लेकिन लिपिड की जो बात करें, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये भी कम होता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर गौर से देखिए तो 1000 डाल्टन से कम होता है। 800 डाल्टन लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है। तो मैंने वैसे भी बताया आपको कि 1000 डाल्टन से नीचे जो रहता है उसको माइक्रो में रखते हैं और 1000 से ऊपर जो होता है उसको मैक्रो में रखते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठ के आता है लिपिड को हम लोग मैक्रो में रखे हैं जबकि 1000 से नीचे इसका मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है। बच्चों लिपिड की जो बात करें 1000 से कम है, लेकिन क्या है कि जब वो मिलता है, लिपिड कहाँ मिलता है हम लोग को, तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन था, एक एसिड इनसॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल में ज़्यादातर क्या है
मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, लिपिड के बारे में डायरेक्टली हायर बुक सब में लिखा रहता है, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। नहीं, लिपिड के बारे में क्या लिखता है? नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड आर इंडीड a smaller molecular weight compound and are present not only as such but also arranged into a structure like cell membrane and other membrane। वहां भी आपको लिपिड मिल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, अदर मेम्ब्रेन। जब हम लोग टिश्यू को घुमाते हैं, ग्राइंड करते हैं, हम लोग एक्चुअली टिश्यू को जब घुमाए, ग्राइंड किए, तो एक्चुअल में करते क्या है? सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन की जो हम लोग बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन आर अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू द पीसेस। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन सेल ऑर्गेनेली में बहुत सारा मेम्ब्रेन होता है, वो टूट जाता है छोटे छोटे, और वो सब क्या बना लेता है? वेजाइकल। और वेजाइकल जो बनाता है, आपको पता होगा कि लिपिड जो होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता के रखा भी है। और नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो जो भी नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड हो जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, अदर मेम्ब्रेन जो ब्रोक हो जाता है, तो ये सब क्या है? वेजाइकल के फॉर्म में रहता है, और वो वाटर इनसॉल्युबल है। इसीलिए देखा क्या गया कि जो मेम्ब्रेन फ्रैक्शन सब होता है इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल गेट सेपरेट अलोंग द एसिड इनसॉल्युबल पूल। वेजाइकल के फॉर्म में है तो क्या किया, जब हम लोग उसको सेपरेट करते हैं तो आसानी से वो सेपरेट हो जाता है, और वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ जाता है। लिपिड वो किस में आ जाता है? मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ जाता है। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं रखा है। लिपिड की जो हम लोग बात करते हैं, तो लिपिड में जो आप बात करो तो टिश्यू जो है, सबसे पहले उसको ग्राइंड करो। जैसे टिश्यू को तोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? सेल स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करेंगे, वो मिल जाएगा आपको, सेल स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन। और देन वही जो सेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन सब मिलेगा तो वेजाइकल के फॉर्म में आ जाता है। तो वेजाइकल का फ्रेगमेंट है छोटे छोटे टुकड़े में, और वो जो फ्रेगमेंट सब होता है वाटर सोलेबल नहीं होता। फ्रेगमेंट क्या है कि वाटर सोलेबल फ्रेगमेंट नहीं होगा, तो वाटर सोलेबल नहीं। और वही जो वेजाइकल जो बच गया, तो वही वेजाइकल क्या हो जाता है? सेपरेट एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए लिपिड को मैक्रोमोलिकुलर में रख दिया। बच्चों, जो एसिड सोल्युबल पूल होता है तो रफली वो रिप्रेजेंट किसको करता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। जो एसिड सोल्युबल पूल्स की जो बात करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। ये क्या करता है? तो रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इनसॉल्युबल वाला जो है, तो इनसॉल्युबल वाला मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली के फ्रैक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली के फंक्शन को ये एसिड इनसॉल्युबल वाला यहाँ पे जो बात करेगा, तो साइटोप्लाज्म और क्या बोलते हैं फ्रैक्शन को, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर नहीं। एसिड सोल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन टुगेदर रिप्रेजेंट इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ये क्या करता है? एसिड सोल्युबल की जो बात करें और एसिड इनसॉल्युबल की जो बात करें, ये एक साथ ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटायर केमिकल कंपोजिशन किसी भी लिविंग टिश्यू का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बात करते हुए। अगर इसका समरी में मैं बात करूं, एक समरी बताऊं, तो केमिकल कंपोजिशन जो लिविंग टिश्यू का है उसमें एबंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यार, क्लास वाइज इसको हम लोग को देखना है। इसी में वाटर जो होता है मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे भी आप जानते हैं कि 70 से 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मौजूद होता है? वाटर ही तो मौजूद होता है। एवरेज कंपोजिशन जो बायोमोलिकुलर सेल की हम लोग बात करें, बायोमोलिकुलर सेल का एवरेज कंपोजिशन को अगर आपको देखना है, ये जो आपको छोटा सा एक हेडिंग दिख रहा है नीचे की ओर, तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिकुलर सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए एवरेज कंपोजिशन में वाटर 70 से 90%, प्रोटीन वाटर के बाद दूसरा बड़ा
या अमाउंट में ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है। तो प्रोटीन कितना, 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयंस 1% होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर देखा जाए कंपाउंड में हम लोग जो बात कर रहे हैं तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए, 10 से 15% चाहिए हमारे बॉडी में सेलुलर मास। और यही रीज़न है कि हम लोग बोलते रहते हैं प्रोटीनियस डाइट खाइए, प्रोटीनियस डाइट खाइए। जो भी नॉन वेज खाते हैं, मांस मछली मुर्गा, तो वो सब प्रोटीनियस डाइट ज़्यादा ले रहे हैं। वैसे वेजिटेरियन में भी है, बहुत सारा है जहाँ पे प्रोटीनियस डाइट आप ले सकते हो, जैसे कि मशरूम अच्छा प्रोटीन का गुड सोर्स होता है, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, ये सब भी आप खा सकते हो। तो प्रोटीनियस डाइट लेना जरूरी है। दाल वाल की जो बात करें तो ये सब प्रोटीनियस। तो प्रोटीन ज़्यादा हमारे बॉडी में है तो हम लोग को बाहर से ज़्यादा लेना भी पड़ेगा। अगर लाइफ को नॉर्मल जीना है तो प्रोटीन आप देखिए यहाँ पे जो लिस्टिंग किया हुआ है, तो प्रोटीन क्या है, 10 से 15%। 10 से 15% जो है तो प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। पानी तो सबसे ज़्यादा है तो पानी तो सबसे ज़्यादा पीना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड की जो बात कर रहे हैं 5 से 7% और आयन से 1%। तो ये एक कैटेगराइजेशन किया हुआ। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। सेकेंडरी, पहला जो क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कौन सा ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अगर हम लोग आए तो पहला दे रहा है ड्रग्स, दूसरा स्टार्च, सेलुलोज और डीएनए। तो क्या आंसर जाएगा बच्चों? सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसका? ड्रग्स। ये जो सबसे बेस्ट आंसर है ये क्या आएगा? ड्रग्स। ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ के लिए, दवा जो होता है जिसको हम लोग दवा बोलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन द फॉलोइंग्स, नहीं इसमें जो हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का, क्या कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है इनमें से कौन सा? जैसे ड्रग्स की बात कर रहा है, नहीं, स्कैंस, रबर और डीएनए। आंसर चला जाएगा डीएनए। क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो माइक्रोमोलिक्यूल। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। थर्ड ऑप्शन में बायो मैक्रोमोलिक्यूल विथ मोर देन 10,000 डाल्टन। और जो चौथा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल लेस देन 10, तो यहाँ पे जो बात करें 100 डाल्टन। तो आंसर क्या चला जाएगा? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल इसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हैं इसलिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक आपने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन आप अच्छे से लगे रहिए, जोश के साथ लगे रहिए और आपका एम एकदम फिक्स होना चाहिए। आपका एम एकदम फिक्स होना चाहिए। 2024 के मेडिकल के एक सीट को उड़ा देना है, बोले तो अपने लिए बुक कर देना है, ले लेना है और अच्छे से आप पढ़ोगे तो कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो अगर आपने अच्छे से पढ़ दिया और आपका रिजल्ट रोक दे। अगर आप अच्छे से पढ़ दिए तो गारंटी है आपका रिजल्ट होगा। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में कोई बेईमानी नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे बेईमानी करते हैं। देखिए पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि कॉपी किताब खोल लिए बैठे हैं, सामने बैठ गए, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है और बॉडी कहीं और है। दिल, दिमाग, बॉडी, ये तीनों से आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। मेडिकल के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा और जी जान लगा दीजिए, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता बच्चे, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है मेडिकल कंप्लीट करना। इससे आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही तीन तो जो पढ़ना है तो भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। एनसीईआरटी को लेके चलिए, क्विक रिजल्ट होगा, तुरंत रिजल्ट होगा। और टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। आपके पास जितना भी टाइम है तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट लीजिए और बेटर रिजल्ट लीजिए। और फिर कांटेक्ट कीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे भी है 7870 1020 7870 1000020 और सेकेंड नंबर है 9570 1000020। या आप मेरे
वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.ombiologyclasses.com। गूगल पे भी सर्च मारिएगा तो मैं मिल जाऊंगा। और अगर फिजिकली मिलना है तो पटना में आइए। पटना में 3 सेंटर अपना चल रहा है ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, भिकनापारी, बाजार समिति, कंकरबाग, तीनों जगह मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप आइए, बायोलॉजी पढ़िए और 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कीजिए। 360 में 360 स्कोर होगा। सारा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के क्लासरूम से और नोट्स से ही मिलेगा बच्चों, ये गारंटी है, गारंटी है। तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।